गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। पिछली क्लास में हमने क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी बिहाइव बुक का चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये वाला पार्ट हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर हमें एक ऐसे लीजेंडरी म्यूज़िशियन की कहानी बताता है जिन्होंने अपनी कला के ज़रिए पूरे देश को गर्व का मौका दिया। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफी है। ये कहानी, ये चैप्टर भारत के एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की है। शहनाई जो कि ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे उन्होंने एक नई पहचान और एक सम्मान दिया। पहले शहनाई सिर्फ शादियों में और मंदिरों में ही बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल स्टेज परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट के रूप में फाउंड किया, इसका फाउंडेशन किया। उनका सफ़र एक छोटे से शहर से शुरू होता है, जहां उन्होंने अपने गुरु और अपने परिवार के साथ संगीत सीखा। अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशन और अपनी रियाज से, यानी कि अपने रिहर्सल से, अपनी मेहनत से, इसके बल पर उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। शहनाई के सुरों को उन्होंने सिर्फ एक कला नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और देशभक्ति का मीडियम भी बनाया। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी देकर सम्मानित किया गया था। तो ये चैप्टर उनके संघर्ष, उनकी लाइफ जर्नी और उनकी जो कला की गहराइयों को जो वो समझते थे, उसको समझने का एक ज़रिया है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते। उससे पहले हम ये पिक्चर्स को एनालाइज करते हैं। ये पहला पिक्चर है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्लूट प्लेयर्स इन इंडिया। और सेकंड इमेज है रविशंकर का। ये इंडिया के बहुत ही बड़े सितार प्लेयर हैं ये, और इनके स्टूडेंट्स भी काफ़ी फेमस हैं। बाकी जो थर्ड इमेज है, ये वॉयलिनिस्ट हैं। ये दोनों सिस्टर्स हैं, ललिता एंड नंदिनी। और ये फोर्थ पिक्चर है, ये काफ़ी फेमस भी हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये तबला प्लेयर हैं। इनको आपने ताज टी की एड में काफ़ी बार देखा होगा। फिफ्थ इमेज है, ये भी काफ़ी फेमस म्यूज़िशियन है, उस्ताद अमजद अली ख़ान। ये एक इंडियन क्लासिकल सेरोड प्लेयर हैं। ये जो बजा रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हम सेरोड कहते हैं। नेक्स्ट पिक है, ये 2 इमेज किसकी है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये लास्ट इमेज है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जिन पर ये चैप्टर है, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई मेस्ट्रो है। इनका बर्थ 21 मार्च 1916 डुमराव बिहार में हुआ था। इनका पूरा नाम कमरुद्दीन खान था। बाद में उन्हें बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानने लगे लोग। उनके परिवार के कई लोग शहनाई बजाते थे। उनके जो घर में एक उनके फादर के बड़े भाई थे अली बख्श खान, वो डुमराव के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। तो इन्होंने बचपन से ही शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया था। बहुत ही छोटी सी उम्र में इनका जो मन करता था कि ये शहनाई बजाएं। इनका दिल शहनाई की धुन में काफ़ी लगता था। 5 साल की उम्र में इन्होंने बनारस, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, इन्होंने अपने जो इनके फादर के बड़े भाई थे अली बख्श से शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया था। और ये गंगा नदी के घाट पर और मंदिरों के माहौल में इन्होंने सुरों को और भी प्योरिटी के साथ और भी पवित्रता और गहराई के साथ सीखा। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं।
Think of a Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro and playing the instrument. तो जब भी आप शहनाई के बारे में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको इन्हीं के बारे में आपके माइंड में आता है। जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं, शहनाई के बारे में सोचते हैं, तो हमको वेडिंग का ओकेजन या वेडिंग जैसा कोई ओकेजन या फंक्शन हमको हमारी इमेजिनेशंस में आता है। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it. It had a shrill, unpleasant sound. तो ये बात उस समय की है जब एम्परर औरंगज़ेब का समय था। उन्होंने महल के अंदर पुंगी नाम का एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको बजाना बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी अनप्लीजेंट उन्हें लगती थी। औरंगज़ेब के ने महल के अंदर पुंगी को बजवाना बैन कर दिया था क्योंकि उन्हें ये आवाज़ पसंद नहीं थी और लोगों को भी उनकी ये जो पुंगी की आवाज़ है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। बाद में पुंगी शब्द एक ऐसा आम शब्द बन गया जो उस सभी तरह के रीड होता है, रीड वाले या पत्ती वाले, मतलब उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। मतलब जो उसकी तरह दिखते थे, पुंगी जैसे जो दिखते थे ना उसकी तरह था। मतलब ये एक तरह की एक कैटेगरी बन गई। जैसे हम कुछ चीज़ों के लिए कुछ कॉमन नाम यूज़ करने लगते हैं। जैसे हम नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट नूडल किसी भी कंपनी के हों, हम उन्हें मैगी ही बोल देते हैं। इस तरह से पुंगी भी जो ये शब्द है ये काफ़ी जेनरिक नेम बन गया। मतलब एक इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उन सबको पुंगी कहने लगे। मतलब ये जो रीड वाले जो थे ना, रीडेड नॉइज़ मेकर्स। रीडेड बेसिकली विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट और द क्लैरिनेट एक्सेट्रा। मतलब रीड वाले। इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने लगे उन सबको पुंगी कहने लगे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये इतना पुराना जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसे औरंगज़ेब के समय पर बैन किया गया था वो कभी अब फिर से फेमस होगा या फिर उसको थोड़ा सा अच्छे वे में, मतलब थोड़ा सा सुधार कर वापस आएगा। मतलब पुंगी को ना लोग भूल चुके थे क्योंकि ये एम्परर औरंगज़ेब के समय से ही ये बैंड था। लोगों ने इसे बजाना बंद कर दिया था, यूज़ में आना बंद हो गया था। तो लोगों जो पुराने लोग बजाते थे उन्होंने आगे आगे किसी ने उसको सीखा भी नहीं। मतलब उसको बजाने और सिखाने का कल्चर बंद हो गया था। तो लोगों को लग नहीं रहा था कि ये अब फिर कभी ये किसी थोड़ा सा इम्प्रूव वे में आकर ये वापस आएगी पुंगी, किसी ने नहीं सोचा था। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बाबर था जो कि संगीत म्यूज़िक सीखने वाले, मतलब म्यूज़िशियन जो प्रोफेशनल म्यूज़िशियंस थे उनकी फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब बाय प्रोफेशन वो बाबर था लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो लोग म्यूज़िशियंस थे और जिसे महल तक जाने का मौका भी मिलता था। तो उसने सोचा कि ये जो पुंगी है इसकी जो साउंड है, मतलब इसकी जो टोनल क्वालिटी है इसको कुछ इम्प्रूव किया जाए। मतलब इसे इम्प्रूव कर दिया गया तो हो सकता है फिर से ये बजाने के लिए परमिशन मिल जाए। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो ट्यून्स हैं उसकी, जो उसके स्वर हैं, जो उसकी आवाज़ है, ध्वनि है, उसको कुछ इम्प्रूव किया जाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब उसने पुंगी से भी बड़ी और लंबी सी कोई चीज़ ली, पाइप टाइप ली जो अंदर से खोखली थी। पाइप होता है ना, आपने देखा होगा, पाइप्स जो होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। तो उसने पुंगी से भी बड़ी
और लंबी पाइप जैसा कुछ लिया जो अंदर से खोखला था, और उसमें उसने 7 छेद बनाए, 7 होल्स। जो उस पाइप की बॉडी थी ना, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पर 7 होल्स बनाए। अब ये छेद मिलाकर, ये जो सारे जितने भी ये होल्स थे, ये सब अलग अलग सुर निकालने में मदद करते थे। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब जब उसने ये बनाकर रेडी कर लिया, तो जब वो उस पाइप को बजाता था, तब उसकी जो 7 होल्स थे ना, अपनी दोनों सारी उंगलियों को यूज़ करके उन होल्स को, कुछ को बंद करता अपनी फिंगर से, कुछ को ओपन रखता, मतलब अपने हिसाब से। जो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट हो गया, पुंगी हो गया, शहनाई हो गया, इन लोगों को पता रहता है कि कौन से होल को कब बंद करना है, किस पर फिंगर रखना है, किस पर नहीं भी रखना है। तो उस हिसाब से उसने, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने एक पाइप को जब उसने बजाया, तो अचानक से ना उसमें से काफ़ी मेलोडियस, काफ़ी मधुर और मुलायम आवाज़ निकलने लगी, काफ़ी सॉफ्ट एंड मेलोडियस आवाज़ जब निकलने लगी। मतलब जैसे आपने कभी फ्लूट बजाई होगी, आपको पता होगा ना कि हम उस पर बजाते हैं उसको अपने लिप्स पर रख कर फ्लूट को, और जो होल्स होते हैं फ्लूट के, उसमें से कुछ आवाज़ निकलती है। तो ऐसे ही इसमें भी हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब ये उसने जो ये इंस्ट्रूमेंट बना नया, मतलब फ्लूट जैसा ही था लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव था। अब उसने ये महल में राजा और जो राजा के साथ जो और लोग थे, मतलब महल में जाके उसने बजाया, उसने ये नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया। तो सब बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए इस चीज़ से, इम्प्रेस हो गए उससे। मतलब अब नए सुर ने सबका ध्यान खींच लिया और सब काफ़ी इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। देखिए ये पुंगी है ये, और ये शहनाई है, ये बनाया इन्होंने, मतलब इसके जैसा ही है ये, लेकिन इससे बेटर है काफ़ी। तो अब जब इंस्ट्रूमेंट सबको पसंद आ गया, महल में सबको पसंद आ गया, सबको अच्छा भी लग रहा है सुनने में, और ये इस पुंगी से भी काफ़ी डिफरेंट दिखता है, देखने में तो देखिए है काफ़ी डिफरेंट, आप देख सकते हैं इमेज में। तो भाई इसको एक नया नाम देना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पुराना नाम पुंगी जो है वो वैसे भी काफ़ी डिग्रेड हो गया था। एज द स्टोरी गोज़, सिंस it was first placed in the Shah's chambers and was played by a nai, बाबर, नाई को इंग्लिश में बाबर कहते हैं ना। सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। तो ऐसे इसका नाम रखा गया, मतलब पुराना नाम तो नहीं एप्लीकेबल था इस पर, तो नया नाम रखा गया। तो ऐसा कहानी जो है, ये हमने जो ये कहानी पढ़ी कि बाबर गया था बजाने ना शहनाई को, तो इस कहानी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली बार ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाया गया वो राजा के चैम्बर में, मतलब शाहस चैम्बर में बजाया गया। शाह जो है ये राजा का नाम है, तो वहाँ उनके चैम्बर में बजाया गया। और इसको बजाने वाला कौन था? नाई। तो शाह से हो गया शह, और नाई तो है ही नहीं, तो ये बन गया शहनाई। तो इसलिए इसका नाम शहनाई हो गया। शह को यानी कि शाह या राज्य से कनेक्ट कर दिया, और नाई तो आपको पता ही है बाबर को हिंदी में कहते हैं नाई। तो ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बना शहनाई, क्योंकि नाई ने बजाई थी, वो भी शाह के चैम्बर में। ठीक है, तो चलिए पहला तो हो गया, अब सेकंड पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब शहनाई की आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी कि हर अच्छी जगह पर, मतलब हर शुभ जगह ये बजाई जाने लगी, और इसको बजाना भी, शहनाई की आवाज़ को भी, जो शहनाई को बजाना, इसकी आवाज़ सुनना भी शुभ माना गया, ऑस्पिशियस माना गया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रॉमिस टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो इसी वजह से आज भी मंदिर में, टेम्पल्स में और शादी वगैरह में जो भी कोई वेडिंग सेरेमनी होती है,
तब भी शहनाई को बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में तो शहनाई बिना शादी अधूरी लगती है। अब तो खैर ये ट्रेंड नहीं रहा है शहरों में, तो अब ये बहुत ही रेयर हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग थोड़े से क्लासिकल म्यूज़िक को जो लोग पसंद करते हैं और जिनको पसंद होता है, आज भी वो लोग अपनी शादियों में शहनाई बजवाते हैं। और आपने मूवीज़ में तो देखा ही होगा कि शादी हो रही है तो शहनाई बज रही है, शादी की शहनाई बज रही है। सो मैंने भी अपने बचपन में एक, मतलब दिल्ली में ही अपने बचपन में एक वेडिंग अटेंड की थी, वहाँ भी शहनाई बज रही थी। तो वो मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट वेडिंग थी जिसमें मैंने शहनाई को बजते सुनते मतलब बजते देखा और सुना था। उसके बाद मैंने सिर्फ मूवीज़ में ही सुना। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at royal courts। सो पुराने ज़माने में शहनाई जो है वो नौबात बेसिकली नाम का एक ऑर्केस्ट्रा होता है। नो मतलब 9 नंबर है ये। तो इसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें भी उसका भी हिस्सा थी। मतलब पुराने ज़माने में शहनाई जो है वो नौबात नाम का जो एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप होता है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जो राजा महाराजाओं के दरबार में बजता था, मतलब रॉयल कोर्ट्स में बजता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी क्या है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक शहनाई सिर्फ मंदिर और शादी तक सीमित थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब अब तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के समय तक तो जो शहनाई है वो मंदिरों में और शादियों में ही बज रही थी, लेकिन अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ही ये कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा कि इसको एक स्टेज मिला, क्लासिकल स्टेज इसको बाद में मिला। मतलब इसे क्लासिकल स्टेज मतलब बड़े कॉन्सर्ट्स और बड़े बड़े महफ़िलों में तक ले आने के लिए पूरा जो मतलब श्रेय है, पूरा जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह को ही जाता है। अब चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑफ द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। सो जब बिस्मिल्लाह की उम्र सिर्फ 5 साल थी तब वो बिहार के डुमराव में एक पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे, जैसे अक्सर बच्चे खेला करते हैं। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he could earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja। तो वो रोज़ बिहारी जी के मंदिर, ये कृष्ण भगवान का एक मंदिर होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आपको कंफर्म है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये बचपन में रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाते थे और वहाँ पे एक भोजपुरी में गाना गाया जाता था जिसका नाम है चैता। ये भोजपुरी में गाना होता है। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो भोजपुरी कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको इस बारे में पता होगा। तो ये चैता गाना गाया जाता था और गाना ख़त्म होते ही उन्हें इनाम में मिलता था 1.25 किलोग्राम का, मतलब 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू जो महाराज खुद उन्हें दिया करते थे एज अ रिवॉर्ड। So this happened 80 years ago and the little boy was traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। तो ये बात लगभग 80 साल पहले की है या और भी पुरानी हो सकती है। जो छोटा लड्डू खाता हुआ बच्चा था, मतलब एक बच्चा जो लड्डू खाने के लिए जाकर रोज़ बिहारी जी के मंदिर में जाकर रोज़ आरती गाता था, उस बच्चे को वही बाद में उसी सेम बच्चे को इतनी मेहनत करने के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला। मतलब उन्हें बचपन से अवार्ड मिल रहा था म्यूज़िक की वजह से। पहले उन्हें लड्डू मिला करता था, बच्चे के लिए तो लड्डू भी किसी भारत रत्न से कम तो है नहीं, तो बचपन में उन्हें लड्डू मिला करता था और जब वो बड़े हुए तो उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये भारत रत्न, उन्होंने ये जीता। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। उनका परिवार बिहार के एक मशहूर संगीतकार परिवार से था। मतलब इनकी फैमिली में
फैमिली का रूट था म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कुछ नया किया तो इन्होंने वही जो इनकी फैमिली कर रही थी। हाँ, उसको इतने बड़े लेवल पे लेकर जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, अच्छा जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था ना, बख्श खान, ये एक्चुअली इनके फादर नहीं थे, मतलब इनके फादर के बड़े भाई नहीं थे, इनके ग्रैंडफादर थे बख्श खान, मतलब इनके बड़े पापा। इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट में उनके दरबार में ये शहनाई बजाया करते थे। His father Pegamber Bucks and the other paternal ancestors were also great शहनाई players। इनके खुद के फादर भी, मतलब इनके दादाजी तो भोजपुर के राजा के कोर्ट में बजाया करते थे शहनाई। इनके फादर भी और उनके और दूसरे एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज थे, वो भी शहनाई के काफ़ी बड़े उस्ताद थे। हो सकता है वो लोग बिस्मिल्लाह खान से भी ज़्यादा अच्छे मतलब शहनाई प्लेयर हों। खैर उनको तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बात प्लेटफॉर्म मिलने की भी है। हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंट्स हैं जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जैसे हम कहते हैं ना कि ये इस ये जो पर्टिकुलर सिंगर है, इनसे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं है, या ये जो पर्टिकुलर म्यूजिशियन है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, इनसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ कोई नहीं है। या हम कह दें कि ये जैसे माइकल जैक्सन से अच्छा डांसर कोई नहीं है। हाँ, नो डाउट ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनसे भी कोई बहुत अच्छा रहा हो जिसे कभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला ही ना हो। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, लेकिन उन्हें कभी अच्छा ब्रेक नहीं मिल पाता, इसलिए वो कभी स्क्रीन पर नहीं आ पाते। तो इस तरह से मतलब इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर और फैमिली के और भी लोग भी काफ़ी अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। लेकिन हाँ, बिस्मिल्लाह खान को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत थी और इन्होंने शहनाई को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म भी दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, which is now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको अपने मामा के घर, मतलब इनके मैटरनल हाउस ले गई, मतलब इनके मामा के घर ले गई जो कि बनारस में था। वहाँ उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा और उन्हें काफ़ी, मतलब तुरंत ही उन्हें शहनाई से प्यार हो गया। मतलब शहनाई ने उन्हें फैसिनेट किया, काफ़ी फैसिनेटिंग लगी उन्हें शहनाई। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to Vishnu temple of the Banaras, where Bucks was employed to play the शहनाई। जल्दी ही वो अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु मंदिर जाने लगे, जहाँ उनके मामा की नौकरी थी, मतलब जॉब था उनका नाना उनके मामा जॉब करते थे, वो मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो उनके जो मामा थे अली बख्श, ये शहनाई बजाते रहते थे और ये छोटे से बिस्मिल्लाह खान बिना हिले बिना कहीं जाए घंटों तक बैठकर सुनते रहते थे। इन्हें बहुत अच्छा लगता था, मतलब ये कैप्टिवेटेड हो जाते थे खुद ही। इतनी छोटी उम्र का बच्चा एक जगह टिक कर बैठ रहा है, कितनी बड़ी बात है, वो भी क्योंकि उसे म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। तो धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाने लगा और बिस्मिल्लाह पूरे दिन शहनाई की प्रैक्टिस में लग गए, सारा दिन वो प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले कई सालों तक बालाजी और मंगल मैया के मंदिर में और गंगा के घाट उनकी प्रैक्टिस की जगह बन गए। वहाँ शांति से आइसोलेशन में वो घंटों तक रियाज़ करते थे, रिहर्सल करते थे, मतलब शहनाई प्लेइंग की प्रैक्टिस किया करते थे।
The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। तो गंगा नदी की बहती हुई धारा उन्हें नई सोच देती थी। वहीं बैठे बैठे उन्होंने काफ़ी नए राग बनाए, इन्वेंट किए रागास, नए रागास को इन्वेंट किया जो पहले लोग सोचते थे कि शहनाई से बज भी नहीं सकते। मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, उसमें कई सारे राग होते हैं, तो जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो राग है ये शहनाई से बजाए जा सकते हैं, उसको बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई से बजाया है। ये तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन काम किया इन्होंने। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो जब वो 14 साल के हुए तो वो अपने मामा के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it, ओके। तो वहाँ जब ये कॉन्फ्रेंस में गए ना, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 14 साल की उम्र में, तो जब उनका रिसाइटल वहाँ पर, मतलब इन्होंने वहाँ पर भी शहनाई बजाई, और जब इन्होंने शहनाई बजाने ख़त्म, मतलब कंप्लीट किया अपना परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही फेमस उस्ताद फयाज़ खान मिले। ये उस समय के बहुत अच्छे म्यूज़िशियन होंगे। तो उन्होंने इनकी कंधे पर इनका हाथ रखा और थपथपाया इनको, और इनको ब्लेसिंग्स भी दी। एक तरीके से इनको काफ़ी इनकरेज किया। इनको कहा कि बहुत मेहनत करो, तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा बनना है, तुम कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ और वहीं से बिस्मिल्लाह की बड़ी पहचान बनी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्द ही वो रेडियो पर जो लोग अक्सर उनकी, मतलब काफ़ी ऐसा जल्दी उन्हें ब्रेक मिल गया और रेडियो पर लोग उनको सुनने लगे। मतलब रेडियो पर लोग, क्योंकि उस समय रेडियो काफ़ी फेमस था। जब इंट्रोड्यूस होती है चीज़ तो फेमस तो होती है। उस समय टीवी सबके पास नहीं था, रेडियो भी हर किसी के पास नहीं था, लेकिन हाँ, रेडियो लोग अफोर्ड कर रहे थे धीरे धीरे, तो लोग उनको सुनने लगे, उनकी शहनाई को सबसे पहले लोगों ने रेडियो पर सुना और वो काफ़ी पसंद भी किया। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बहुत बड़ी बात है ये। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले देश को शहनाई की धुन से बिस्मिल्लाह खान ने ही ग्रीट किया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। He poured his heart out into the Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और उस समय इन्होंने लाल किले से अपना बहुत ही फेमस राग काफ़ी बजाया, और सामने, मतलब इनकी जो लाइव ऑडियंस थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इनके सामने थे इनकी ऑडियंस में। और इन्होंने बाद में इनको मतलब इनकी शहनाई के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच दी थी, ट्राइज विद डेस्टिनी। ये बहुत ही फेमस स्पीच है। मतलब इनकी शहनाई के बाद ही नेहरू जी ने अपनी ये काफ़ी फेमस स्पीच दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए, इंडिया में भी दिए और अब्रॉड में भी दिए। मतलब काफ़ी फेमस हो गए थे ये, इनको ग्लोबल लेवल पर काफ़ी इनको काफ़ी पहचान मिल रही थी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him a priceless Persian carpets and other souvenirs. So इनका जो पहला फॉरेन ट्रिप था, जब ये अपना परफॉर्मेंस देने गए, वो अफ़गानिस्तान में था। वहाँ के जो राजा थे उस समय के, ज़ाहिर शाह, उनकी शहनाई की धुन से इतने ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो गए कि, और इतने ज़्यादा
मतलब इफ़ेक्ट उन पर पड़ा, अफेक्ट पड़ा इन पर, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने बदले में इनको काफ़ी सारे महंगे और काफ़ी कीमती गिफ्ट्स दिए, जैसे कि प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। मतलब ऐसे गिफ्ट्स दिए जो कि मेमोरी में रहे, मतलब थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन ऑफ इवेंट। मतलब इनको काफ़ी अच्छे से इनको सम्मानित किया गया वहाँ पर, उनको बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ मिले। The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. सिर्फ अफ़गान के राजा ही नहीं, और भी कई ऐसे बड़े और फेमस लोग थे जो काफ़ी फैसिनेटेड हो गए थे इनकी म्यूज़िक से। एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे विजय भट्ट, उन्होंने भी एक फेस्टिवल में इनको सुना, बिस्मिल्लाह खां को, और उनसे ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम भी एक यही रखा, गूंज उठी शहनाई। एक तरह से ये नाम बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को ही डेडिकेटेड था। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स। सो ये फ़िल्म जो थी गूंज उठी शहनाई, ये काफ़ी सुपर हिट हुई। इसमें एक गाना भी है, दिल का खिलौना टूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया। आप इसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं, मूवी को भी देख सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह खान की कॉम्पोजिशन थी और ये गाना पूरे देश में काफ़ी फेमस हुआ और चार्ट बस्टर बन गया, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर। ठीक है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन अ celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. So मतलब इतनी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह जी ने फ़िल्मों में काम सिर्फ 2 ही फिल्म्स तक सीमित रखा। मतलब उनका, क्योंकि उनका मोटिव फिल्म्स पे काम करना था ही नहीं। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको ये इस तरह की फ़ेम वगैरह नहीं चाहिए होती। इनको तो बस अपने टैलेंट को एक अच्छे स्टेज पर, एक अच्छे लेवल पर मतलब लेकर जाना होता है, जहाँ पर ये अपना देश का नाम कर सके। इन्हीं के जैसे प्रेमचंद भी थे। प्रेमचंद बॉलीवुड भी गए थे, मतलब बॉलीवुड में बुलाया गया था इनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑथर थे, राइटर थे, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे सोसाइटी पर। तो वो भी गए, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा तो वो वापस लौट आए, जबकि वहाँ वो बहुत पैसे कमा सकते थे। आजकल के जो राइटर्स हैं, इनकी तो स्टोरी में कोई दम भी नहीं होता, फिर भी ये इतना पैसा कमा रहे हैं। सोचिए उस समय पर अगर अगर ये प्रेमचंद या बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग बॉलीवुड को ज्वाइन कर लेते तो हमें, मतलब बॉलीवुड के पास भी अच्छा कंटेंट होता और ये कितने और ज़्यादा अमीर हो गए होते। लेकिन इनका मोटिव सिर्फ पैसे कमाने नहीं थे, इसलिए इतनी सारी सक्सेस मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान जी ने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, सिर्फ 2 ही फिल्म में काम किया। पहली तो थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, जिसमें इनका ये गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया। और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी सनदी अपन्ना। तो ये कन्नड़ में फिल्म थी। ये गूंज उठी शहनाई हिंदी फिल्म थी, आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये सनदी अपन्ना की अगर हिंदी मिल जाए या आपको कन्नड़ आती है तो आप इसको भी देख लीजिए। I just can't come to terms with the artificiality and glamour to the film world, he says with emphasis. तो इन्होंने एक बार कहा भी था, मतलब खुद इन्होंने ये बात कही थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, कि मुझे फ़िल्म की दुनिया की ना आर्टिफिशियलिटी, इसका बनावट, इसका ग्लैमर, मतलब शो ऑफ से कभी अपनापन हुआ ही नहीं। इसलिए इन्होंने कभी मूवीज़ में काम करना फिर इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अवार्ड एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। धीरे धीरे उनके नाम पर अवार्ड्स और सम्मान की बारिश होने लगी। मतलब इतने ज़्यादा इनको अवार्ड्स मिले, इतने ज़्यादा इनको रिकग्निशन मिला जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। ये पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर।
इनको मॉन्ट्रियल का वर्ल्ड एक्सपोजिशन, फ्रांस का मतलब मॉन्ट्रियल का ये तो वर्ल्ड एक्सपोजिशन, और फ्रांस का कांस आर्ट फेस्टिवल, और जापान का ओसाका ट्रेड फेयर, इनको यहाँ भी इनवाइट किया गया। इन्होंने यहाँ भी अपनी शहनाई परफॉर्मेंस दी। मतलब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में अपना अपना नाम कमा रहे थे, अपने देश के लिए नाम कमा रहे थे। ये होती है सच्ची देशभक्ति। सिर्फ कह देने से कि हम तो देशभक्त है, झंडा उठा लेने से देशभक्ति नहीं होती है। आप अपने देश को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं, आपके नाम से आपके देश का जिक्र कहीं होता है ग्लोबल लेवल पर, ये होती है असली देशभक्ति। और आपको लोग सम्मान से देखते हैं, सम्मान से बुलाते हैं, आपके टैलेंट की लोग कदर करते हैं, इस वजह से आपके देश को आप पर गर्व होता है। ये होती है सच्ची देशभक्ति। तो मेरे हिसाब से तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही बड़े देशभक्त थे। इन्होंने देश को काफ़ी सम्मान दिलवाया, खुद भी लिया और देश को भी दिलवाया, बहुत बड़ी बात है। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Wow. तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद तेहरान ईरान में है, तो तेहरान में एक ऑडिटोरियम इनके नाम पर बनाया गया। मतलब एक ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर है, और ऑडिटोरियम का नाम है तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह। मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िक। तो देखिए, तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम है। मतलब विदेश में, ईरान में, तेहरान में, मतलब ईरान की एक सिटी है तेहरान, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम हमारे देश के एक शहनाई प्लेयर पर रखा गया है। बहुत बड़ी बात है ये। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री एंड पद्म भूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। सो उन्हें भारत में भी काफ़ी बड़े अवार्ड्स मिले। मतलब पद्म भूषण मिला उन्हें, ये तो हमें पता ही है। भारत रत्न मिला, उसकी तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। उसके अलावा भी इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्म विभूषण अवार्ड मिला। बहुत बड़ी बात है ये भी। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। तो 2001 में इनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान मिला जिसका नाम था भारत रत्न। विद द कोवेटेड award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music, and this is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो अवार्ड मिलते समय उनकी आंखों में काफ़ी खुशी थी, और उसी खुशी के साथ इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाइए, ये भारत की सबसे बड़ी विरासत है। ये बात तो बिल्कुल सच है। भारतीय संगीत, भारतीय क्लासिकल संगीत, ये आजकल वाला संगीत नहीं, ये तो काफ़ी पॉप कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को दिखाता है। लेकिन भारतीय कल्चर, भारतीय संगीत भारत की बहुत बड़ी विरासत है। तो हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए। और अब तो विदेशी लोग भी हमसे संगीत सीखने आ रहे हैं, तो जब वो लोग हमसे संगीत सीखने आ रहे हैं तो हम भी क्यों अपने बच्चों को ना सिखाएं। तो ये बात इन्होंने तब कही थी जब इन्हें भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao as they remain for him the most wonderful towns of the world. So दुनिया घूमने के बावजूद भी, दुनिया में इतने बड़े बड़े देशों में रहने के बाद भी, मतलब इतना सब घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जी को अपना बनारस और डुमराव ही सबसे प्यारा लगता था। इसी को ही दुनिया के वंडरफुल टाउन्स कहा करते थे। इनके हिसाब से दुनिया के सबसे अच्छे दो ही शहर है, बनारस और डुमराव में ये पैदा हुए थे, इनका बचपन बीता था। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तो ये बनारस आ गए अपनी नानी के घर, अपनी मम्मी के साथ। तो वहाँ इन्होंने अपना म्यूज़िक सीखा, गंगा घाट पे बैठ के इन्होंने अपनी रिहर्सल्स की, रियाज़ किया, नए नए रागों की इन्वेंशन की इन्होंने, और ऐसे ऐसे रागों को इन्होंने शहनाई से बजाया जो पॉसिबल ही नहीं थे।
तो इसलिए डुमराव और बनारस की जगह तो इनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो एक विदेशी शिष्य था इनका, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर से इनसे सीखने आ रहे थे ना, तो इनका एक स्टूडेंट था जो कि विदेश का था। तो उन्होंने इनको इनवाइट किया, इनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि यूएस में शहनाई स्कूल चलाने के लिए आएँ, और ये प्रॉमिस किया इनको कि आपको ना यूएस में भी बनारस जैसा माहौल मिलेगा, वहाँ मंदिर तक बनवा देंगे हम, मतलब नदी रहेगी, नदी के पास मंदिर रहेगा, आपको यही सब तो चाहिए, पूरा एटमॉस्फेयर बनारस जैसा होगा। लेकिन खान मतलब बिस्मिल्लाह खान तो नहीं गए ना, बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो बिस्मिल्लाह खान जी मुस्कुराए और बोल दिया कि मंदिर तो तुम चलो वहाँ ले आओगे, ठीक है, लेकिन क्या गंगा नदी भी वहाँ ले आओगे? यहाँ की गंगा नदी वहाँ ले जा सकते हो? उन्हें तो गंगा नदी से भी प्यार है ना, मंदिर भी है लेकिन गंगा नदी भी तो है, गंगा नदी तो बनारस में ही है ना, उसे तो आप कहीं नहीं लेके जा सकते। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in the foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mud of Dumrao." तो एक इन्होंने कहा एक बार, मतलब ये बात इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने कहा कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, और जब मैं मुंबई में यानी कि हिंदुस्तान में होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव की मठ की याद आती है। मतलब ये अपनी रूट प्लेस से कभी नहीं अलग हो सकते, इनको वही चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है ऐसे इन्होंने। ये एक इंटरव्यू है, शेखर गुप्ता ने लिया था, ये रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में। व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? क्योंकि ये मुस्लिम थे, तो जब देश आज़ाद हो रहा था सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन ये भी एक सच है कि बहुत सारे मुस्लिम्स नहीं गए थे। तो इनसे यही सवाल पूछा गया है कि जब पार्टीशन हुआ तो आप और आपकी फैमिली ने सोचा नहीं कि पाकिस्तान जाएं? तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, मतलब भगवान मुझे माफ़ करे मैं और बनारस छोड़ दूँ, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, एंड आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ। सो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं तो बनारस छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि एक बार मैं पाकिस्तान गया था, मैंने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया तो मतलब जैसे ही किया, मतलब मैं जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मतलब मैंने कहा कि मैं एक बार गया था पाकिस्तान, और वो 1 घंटे के लिए गया हूँगा, मैं वहाँ 1 घंटा ही रहा। मैंने पाकिस्तानीज़ को नमस्कार कहा और इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा, और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से हंसा। तो वो कहते हैं कि वो एक ही बार पाकिस्तान गए थे, और वो भी इसलिए गए थे, मतलब वो कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो गए ही नहीं, ना वो गए ना उनकी फैमिली गई। और वो जब एक बार पाकिस्तान गए थे सिर्फ 1 घंटे के लिए, वो भी वो पाकिस्तान से एक बार कहने गए थे, सिर्फ इसलिए कि कह सके कि हाँ मैं पाकिस्तान गया हूँ, मतलब सिर्फ कहने भर के लिए कि हाँ हाँ मैं पाकिस्तान भी गया हूँ, इतना ही कहने भर के लिए 1 घंटे के लिए पाकिस्तान गए थे। और सिर्फ 1 घंटे में पाकिस्तान में रहे, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान वालों को नमस्कार कहा, फिर इंडिया वालों को सलाम अलैकुम कहा, और ये जो उनका इस तरह से ये बात कहना ना, उनके हंसमुख और प्यारा और सेक्युलर सोच को दिखाता है। तो ये जो इंटरव्यू था ये रीडर डाइजेस्ट मैगज़ीन है, जो कि अक्टूबर 2005 एडिशन में छपा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑफ रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. So ये बताते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भारत का जो
कल्चर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, वो कितनी रिच है। मतलब भारत की जो परंपरा है वो बहुत ही खूबसूरत है और मिलनसार है। और एक सच्चा मुस्लिम होने के बावजूद वो रोज़ सुबह हिंदू मंदिर यानी कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि बनारस में है, वो वहाँ पर शहनाई बजाते थे। मतलब वो एक डिवाउट मुस्लिम है, उसके बाद भी मतलब एक मुस्लिम है, फिर भी वो हर सुबह शहनाई बजाने एक हिंदू मंदिर में जाते हैं। तो ये बात है ना उनके सेक्युलरिज्म को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ धर्म अलग होते हुए भी उन्होंने कला और संस्कृति से मतलब ये जुड़े रहे हैं। मतलब ये मुस्लिम होने के बावजूद भी अपनी प्रैक्टिस इन्होंने सारी ज़िंदगी मंदिर पर ही की, घाट पर ही की, ये मंदिर में शहनाई बजाते रहे। सो बिस्मिल्लाह खान का भारत के प्रति प्रेम और उनकी सेक्युलर सोच उन्हें एक ऐसी शख्सियत बनाती है जो हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की एक बहुत ही फेमस तहज़ीब है ना, एक कल्चर है गंगा जमुनी तहज़ीब, उसका ये जीता जागता प्रतीक है देखा जाए तो। मतलब बिस्मिल्लाह खान भारत की हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहज़ीब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 2006 अगस्त में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत एक बड़ी बीमारी होने के बाद, क्योंकि इनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी, 90 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, इनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन का सब पूरे देश में शोक भी बनाया गया इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए। तो ये था चैप्टर जिसको हमने पढ़ा। हमने इस चैप्टर में 2 कहानियाँ पढ़ी, 2 बहुत अलग पर्सनैलिटीज़ की। पहली कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन से अब उसने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की वाइब्रेशंस को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फ़ील किया और बहुत ही सुंदर म्यूज़िक बजाना सीखा। ये भी एक म्यूज़िशियन थी, ये सुन नहीं सकती थी। और दूसरे जो म्यूज़िशियन थे इंडिया के, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी बहुत फेमस म्यूज़िशियन थे, इन्होंने भारत को बहुत अच्छी अच्छी जगह पर रिप्रेजेंट किया है। सो टुडेज़ जर्नी थ्रू द साउंड ऑफ म्यूज़िक हैज़ इंट्रोड्यूस अस टू 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, एवेलिन ग्लेनी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एवेलिन ग्लेनी ने हमें सिखाया कि इवन साइलेंस कैन बी टर्न इनटू म्यूज़िक इफ वन हैज़ करेज एंड डिटर्मिनेशन। अपनी ईयरिंग खोने के बाद भी शी बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट celebrated percussionist, proving that no disability can stop true passion. Second story is about Bismillah Khan. He reminded us of the power of dedication and cultural unity. From the banks of Ganga river in Banaras to the world stage, इनकी जो शहनाई है इसने इको किया है, that echoed the spirit of India's composite heritage, where music goes beyond religion, boundaries and differences. Together their lives, Evelyn Glennie and Bismillah Khan, their lives tells us the talent blossoms with perseverance and the music is the universal language of humanity. So let's take inspiration from them to pursue our own dreams with the same devotion and to respect the diversity that enriches our country. So music knows no barriers, it speaks directly to the heart. May we too learn to listen not just with our ears but with our souls. So ये था एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसी यूनिट की पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।